जय हिंद प्यारे साथियों जी, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने परिवार बीरू जी के जीएस टेस्ट में। प्यारे साथियों जी, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो जो आर.के. किरण का जो वन लाइनर है ना, वो सामान्य ज्ञान का, इसमें हम लोग जो है वो बायोलॉजी सब्जेक्ट देखने वाले हैं। और ये जो है एक तरह से बोल सकते हैं महा मैराथन वीडियो होने वाली है, मास्टर वीडियो होने वाली है। और याद रखिएगा कि ये जो बुक है एनसीईआरटी एससीईआरटी पर आधारित है, जो बोल सकते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये बुक अपने आप में बेहतरीन बुक है, इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इस बुक का जो है आपको पूरा वीडियो जो मिल जाएगा, आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। पार्ट बाय पार्ट करके आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल पर जाना है एंड उसके बाद आपको प्लेलिस्ट पर वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और हम बता दें कि अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे अगला पार्ट का वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी देखने वाले हैं, जो एक तरह से बोल सकते हैं कि एक ही वीडियो में इसको समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में बेहतरीन वीडियो है, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। पूरी तरह से जो है इसी प्रकार पूरा बुक को आपको समाप्त किया जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं यहीं लेकर इस जो है बुक का पीडीएफ को, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक आपको इसी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग जो है बहुत बढ़िया तरीके से एक तरह से इसको क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अगर आप किसी भी जो है टीचर या किसी भी जो है पब्लिकेशन बुक का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप जो है 94 30 53 48 79 पर जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और मात्र जो है आपको एक बुक का पीडीएफ 21 रुपये में मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आप इसमें से जो है किसी भी जो है बुक का अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो मात्र जो है आप सिर्फ 21 रुपये में जो है आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी बुक हो। ठीक है, तो ये सभी अपने में आप बेहतरीन बुक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, चाहे यूपीएससी हो पीसीएस हो, ये सिर्फ आपको डेमो में दिया गया है। अभी बहुत सारे बुक हैं, तो आपको कोई भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 94 30 53 48 79 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। मात्र 21 रुपये में जो है आपको पीडीएफ पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, वो शुरू करने वाले कहाँ से, मानव शरीर की क्रिया से, यानी कि मानव शरीर की जो क्रिया है वहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं। और इसी प्रकार जो हम लोग पूरा तरह से इस बायोलॉजी को जो है समाप्त कर देंगे। तो ध्यानपूर्वक से हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। जिसमें अगर हम बात करते हैं तो पहला कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन काल में जो है कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। तो 2 बार विकसित होने वाले जो दांत है जीवन काल में, वो 20 दांत है। यानी कि जो 20 दांत है ना, वो पहले टूट जाती है, जिसे हम दूध का दांत भी कहते हैं, एंड फिर जो है ये दोबारा ये जन्म लेता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है वो किस अंग में संपन्न होता है। तो अधिकांश जो भाग है किसकी, पाचन का, वो कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मनुष्य में जो है पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो पाचन क्रिया प्रारंभ की बात करता है तो मुख से होती है, और जो अंतिम होती है ना, वो उसे हम गुद्दा बोलते हैं या फिर मल द्वार भी बोलते हैं। ठीक है, तो यह ध्यान दीजिएगा। और जो सबसे अधिक की बोल सकते हैं अधिकांश जो भाग होती है संपन्न पाचन का, वो होती है छोटी आंत में। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा पाचन का अधिकांश भाग है, लेकिन अगर जल का अवशोषण की बात करता है तो वो आता है बड़ी आंत में। ठीक है, वो भी आप ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करने वाला कौन था, विलियम हार्वी। तो ये ध्यान दीजिएगा। पेसमेकर का संबंध किससे है, पेसमेकर का संबंध किससे है, तो ये हृदय से है। पेसमेकर का कार्य क्या है, तो दिल की धड़कन क्या करना, प्रारंभ करना। तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना किसका कार्य है, पेसमेकर का जो है कार्य है। किससे संबंधित है, हृदय से। गति प्रेरक किससे संबंधित है, गति प्रेरक जो संबंधित है वो भी किससे है, हृदय से संबंधित है। किनकी भित्तियां पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो वो धमनी को। ठीक है, याद रखिएगा। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो रक्तदाब क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, यानी धड़कता ना जो दिल, उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। यही बात करते हैं मानव जो है रुधिर का पीएच मान कितना होता है, यानी ब्लड का, तो वो 7.4 होता है, यानी कि उदासीन से थोड़ा सा अधिक होता है। एक रूप की बात करें तो ये जो है क्षारीय भी हो सकता है, यानी कि एक तरह से क्षारीय और उदासीन के बीच होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः जो है पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है, तो मानव रक्त प्लाज्मा में पानी प्रतिशत की बात करता है तो 80 से लेकर जो है 82% यानी इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। यानी 80 से 90 भी हम बोल सकते हैं रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत की मात्रा की बात की जाए तब। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है, तो लोहा होती है। कहाँ पे पाई जाती है, रक्त में पाई जाती है। ठीक है, यही बात करते हैं। तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी में। कहाँ पे होती है, किडनी में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा।
यही बात करते हैं, तो यहीं अगर किडनी आपका जब फेल हो जाता है ना, तो उसे डायलिसिस बोलते हैं, डायलिसिस रोग इसको बोलते हैं, ठीक है। वो हो जाती है क्योंकि आपका जो ब्लड है वो क्या हो रही है, शुद्धिकरण वहाँ पे हो ही नहीं पा रही है, ठीक है, जिसके कारण वो डायलिसिस की जाती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यही बात करते हैं, तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। अधिकतम पोषक तत्व जो है रक्त में वो बहुत छोटी आंत से ही, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, तो ये भी ध्यान देनी है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है। पेट में जो भोजन है इसी पचाने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। और एंजाइम की बात करते हैं, यहाँ पे HCl भी हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। यही बात करते हैं, लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो ये स्टार्च के पाचन में क्या होती है, सहायक होती है। अगला यहीं पे है कि मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। X है क्या, तो X एक प्रकार का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कि ऑलरेडी हम आपको बता दिए। HCl इसका जो pH मान होता है वो लगभग अगर बात करते हैं तो 1 होता है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। यही बात करते हैं, तो क्रेब्स चक्र में जो है किसका संश्लेषण होता है, तो ये पाइरूबिक अम्ल का होता है। तो ये क्रेब्स चक्र की बात करता है ना, तब यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। एक होती है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस होती है, ठीक है, लाइसिस होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस होती है कोशिका द्रव में होती है, ठीक है, कोशिका द्रव की बात करता है तब हो जाएगा। लेकिन अगर क्रेब्स चक्र की बात करता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं अधिकतर बार एग्जामों में, ठीक है। अगर ये बात करते हैं आगे, तो मानव शरीर में जो है खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं, जो जस्ट ये बताए थे ना जो किडनी के बारे में, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा रक्त का जो शुद्धिकरण का जो कार्य है, शुद्धिकरण करने का, ठीक है, वो कौन किसका कार्य है, किडनी का ही है। अगर किडनी ही हमारा फेल हो जाती है तो हमें जो है डायलिसिस की प्रक्रिया करनी पड़ती है, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। कहता है पेप्सिन जो है बदल देता है, तो पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन की, बोल सकते हैं प्रोटीन को जो है पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, ठीक, कौन, पेप्सिन। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो ये एमिनो अम्ल बदल जाते हैं। यही प्रश्न जो है बहुत बार अनेकों एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। यहीं अगर बात करते हैं तो वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा देता है। तो ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमाने वाला जो है वो है यकृत, ठीक है, ध्यान देनी है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो यकृत के द्वारा। जमा कहाँ पे हो जाती है, पित्ताशय में। पैदा कहाँ से होती है, यानी बोल सकते हैं निर्माण कहाँ से होता है, यकृत से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देनी है। अंडपित्त जमा कहाँ पे होती है, तो वो पित्ताशय में होती है, ठीक है, जिसे बाइल बोलते हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक होता कितना है, 120 mm/80 mm। बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट क्या होती है वो ध्यान देना है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि स्वस्थ मनुष्य का जो है रक्तचाप में 120 का mm का मतलब क्या होती है, दिया रहेगा डायस्टोलिक, सिस्टोलिक, इसी प्रकार से ऑप्शन में दिया रहेगा। तो 120 जो है ना ये सिस्टोलिक है, एंड डायस्टोलिक जो है वो कौन है, 80 mm है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है आपको समझने की जरूरत है, ठीक है, यही प्रॉब्लम कर देती है आपके एग्जामों में। यही अगर बात करते हैं तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप कितना हो गया, तो देखिए दौड़ लगाते समय ऐसे नॉर्मल सी बात है कि मनुष्य का जो रक्तचाप हो गया हो जाती है, बढ़ ही जाएगा, ठीक है। चलिए ये अगर बात करते हैं तो सामान्य जीवन काल में जो है मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, तो ये बात की तरह मनुष्य की जीवन काल में बात किया जा रहा है, लगभग की बात किया जा रहा था, 2 अरब बार। ऐसे भी जानते होते कि 72 बार जो है प्रति मिनट क्या होती है, धड़कती है, ठीक है, यानी कि 1 मिनट में नॉर्मली सी बात करें तो। मानव शरीर में जो है हृदय का कार्य है तो ये पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य इसका कार्य है, किसका, मानव शरीर में हृदय का। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण जो है बोल सकते हैं कि मानव का जो है रक्त वो लाल होती है, ठीक है। चलिए यही अगर हम बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन में होता क्या है, तो ये लोहा होता है, ठीक है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना किसका कार्य है, हीमोग्लोबिन का ही कार्य है, ठीक है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो ये RBC का ही है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन ले जाना, ऑलरेडी देख चुके हैं। किसकी सहायता से जो है रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, तो लोहित कोशिकाएं। अगर डायरेक्ट कोशिकाएं की बात करते ना तो वो होती है लोहित कोशिकाएं, ठीक है। आगे से नॉर्मली की बात करते तो हीमोग्लोबिन हो जाता, ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट कोशिका की उसमें और अंदर से बात करता तो वो लोहित कोशिकाएं हो जाता। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, तो ये करता है WBC। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जब कोई बाहरी पदार्थ मानव की जो रुधिर है उस प्रणाली में अगर प्रविष्ट मतलब कि जो अंतरानी आता है तो वो जो प्रतिक्रिया को प्रारंभ करने वाला है वो हमारा कौन है, WBC है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा भी है ऑलरेडी एग्जामों में।
लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है, तो ये अस्थिमज्जा में उत्पन्न होती है। तो अस्थिमज्जा कहाँ पे होता है, बोन मैरो जिसको बोलते हैं, ठीक है, हड्डी में होती है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, बोन मैरो बोलिए या फिर अस्थिमज्जा बोलिए, कहीं कहीं आपको बोन मैरो भी दिया रहता है, इंग्लिश में वो शब्द हो गया और अस्थिमज्जा हिंदी शब्द हो गया, ठीक है। यही बात करते हैं किसको आरबीसी का गर्भिस्तान कहा जाता है, प्लीहा को। कहने का मतलब हुआ कि निर्माण की अगर प्रक्रिया बात करें रक्त को लेकर, लाल रक्त को, तो ये कहाँ पे होती है, अस्थिमज्जा में होती है, इनकी बोन मैरो में होती है। लेकिन वहीं इसकी नष्ट जो होती है ना, वो बोलते हैं ना कि 120 दिन के बाद इसका लाइफ टाइम रहता है, वो उसके बाद क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। एंड ये जो कहने का मतलब कि इसका जो मृत्यु है या कब्रिस्तान बोल सकते हैं, वो कहाँ पे है, प्लीहा। प्लीहा को हम लिखा बोलते हैं स्प्लीन बोलते हैं। तो कहीं कहीं आपको स्प्लीन दिया रहेगा, फिर प्लीहा भी दिया रहेगा, ठीक है। स्प्लीन इंग्लिश शब्द हो गया, प्लीहा हिंदी शब्द हो गया। मनुष्य की जो है लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग जो है चूषण करता है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है पचे हुए भोजन में जो मौजूद विषैले पदार्थ होता है ना, विषैले, उसका अंग चूषण करने वाला कौन है, यकृत ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मानव शरीर में जो है लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है, ऑलरेडी देख चुके हैं। यही बात करते हैं, तो लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो अभी जस्ट हमने देखा कहाँ किसके द्वारा होता है, अस्थिमज्जा के द्वारा होता है, ठीक है। जो है 49 पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होगी, मतलब उच्च 49 पर जो होती है ना, मानव शरीर की जो आरबी संख्या होती है वो बढ़ जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक पृथ्वी ले लेते हैं, ठीक है, धरातल है ना वो, और एक लेते हैं किसी हिमालय पर्वत, उन दोनों को जो अंतराल रहे वो क्या रहेगी, तो यही होगा कि पृथ्वी जो है यानी कि पृथ्वी के जो तल है उसकी अपेक्षा जो पर्वत है, हिमालय है या पहाड़ है, उसके जो अपेक्षा क्या होती है ना कि आरबी जो बोल सकते हैं एक तरह से आरबीसी की संख्या हो जाती है, वो तल के अपेक्षा पहाड़ों पर क्या होती है, अधिक हो जाती है। यही आपको ध्यान देनी है, ठीक है। इसी कारण क्या होती है ना कि जब भी आप पहाड़ पर चढ़ते होंगे ना, तो देखते होंगे कि जो ब्लड है हमारा वो मुंह से बाहर निकलने लगता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो होती है ना आरबीसी की संख्या बढ़ने लगती है, जिसके कारण जो है नाक मुँह से ब्लड आने लगता है, ठीक है। तो ये ध्यान देनी है, यानी कह सकते हैं कि क्या होती है, बढ़ने लगती है जब हम उच्च स्थान पर जाते हैं तब। यही बात करते हैं सफ़ेद रक्त कण, WBC का मुख्य कार्य क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करना, धारण करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करने का जो कार्य है वो WBC का ही है, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल का ही है, ठीक है। यही बात करें मनुष्य में जो है मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो मेरुदंड से जोड़ी तंत्रिका कितनी होती है, 31 होती है, ये ध्यान देनी है, ठीक है। यही बात करते हैं जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, ध्यान देनी, यहाँ पे बात की जा रही है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण के केंद्र जो है कहाँ पर है, तो ये कशेरुक रज्जु में है, ठीक है। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं, तो स्तनधारी जो यूरिया बनाते हैं वो यकृत यानी कि लीवर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देनी है, ठीक है। यही अगर बात करते हैं तो कहा जाता है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो अबटू ग्रंथि है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देनी है। यही बात करते हैं तो कहता है मूत्र का जो है पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो ये होता है यूरोक्रोम के कारण ही, जो मूत्र का पीला रंग है वो यूरोक्रोम के ही कारण होते हैं, ठीक है। तो ध्यान देनी है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, तो ये बात की जाए गुर्दे, तो इसकी जो कार्यात्मक जो है यूनिट हो जाती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। अब यहाँ पे ध्यान देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देनी है कि जो गुर्दे है, ठीक है, इसका कार्यात्मक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। किसकी कुछ क्रिया के कारण जो है मानव शरीर में मिक्सडीमा होता है, तो ये होती है किसके, अबटू ग्रंथि के, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। अगला ही बात करते हैं अबटू ग्रंथि, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, सबसे छोटी ग्रंथि है या बोल सकते हैं सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, नहीं जमता है की बात कर रहा है, इसीलिए ही पेरिन हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला है रुधिर के जो है प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी जो है निर्मित होती है, मतलब रुधिर के प्लाज्मा में जो है वो किसके द्वारा जो एंटीबॉडी है उसको निर्मित होता है, तो वो होता है लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। एंटीजन यानी कि प्रतिजन जिसको बोलते हैं, एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करती है, तो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। कौन करता है ये, किसका कार्य है, एंटीजन का, यानी कि प्रतिजन का होता है, ठीक है। आयोडीन युक्त हार्मोन है, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सी है, थायरॉक्सिन हार्मोन है, ठीक है। तो ये ध्यान देनी है। यहीं की बात करते हैं तो मानव के जो है श्वेत जो है रक्त कणों यानी कि WBC का व्यास होता है लगभग कितना, तो 0.07 mm होता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना। अपोहन जिसको क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं, का प्रयोग किस क्रिया को जो है पूरा करने के लिए होता है, तो ये ब्रिक यानी किडनी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये अब ध्यान दीजिएगा।
किडनी बोले या फिर ब्रिक बोले, ये डायलिसिस का प्रयोग की क्रिया के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान देनी है। स्वेदन किसके लिए जो है महत्वपूर्ण है? तो ये शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। ठीक, कौन सी? संवेदन। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। आगे यही बात करते हैं। तो सामान्यतः निषेचन होता है, तो निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। देखिए बात क्या कहते हैं कि एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता क्या है? तो भ्रूण के लिंग का। ठीक है, ध्यान देनी है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होती है, तो रक्तचाप नियंत्रित होती है अधिवृक्क ग्रंथि से। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि को ही एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। एंड लड़ो या उड़ो हार्मोन हम इसी को ही कहते हैं। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्रंथि जो है ग्लैंड्स बोलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। आपातकालीन हार्मोन भी हम इसी को बोलते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो एड्रिनल ग्रंथि से, यानी कि एड्रिनल से बोलिए या फिर अधिवृक्क ग्रंथि से बोलिए, बात बराबर है। यही बात करें मानव शरीर की क्रिया ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि है, ध्यान देनी है। एंड यही बात करते हैं गर्भाशय में जो है शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो बात की जा रही है गर्भाशय में शिशु के विकास के लिए, तो जानकारी के लिए क्या किया जाता है? अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, यहीं की बात करते हैं आगे की ओर। तो कहा जाता है कि भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा जो है खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो ये बीजांडसन द्वारा किया जाता है। किसके लिए? तो भ्रूण का विकास, जो भ्रूण होता है ना गर्भाशय में उत्पन्न, उसको जो विकास करने के लिए जो हमें खाद्य की पूर्ति होती है वो बीजांडसन के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देनी है। और यही बात करते हैं स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबोक्टोमी कहा जाता है, तो ये तो स्त्रियों की जो है नसबंदी को कहा जाता है। अब बताइएगा आप लोग कमेंट में कि पुरुषों को जो है नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट में इसका जो है रिप्लाई जरूर देंगे, इसका जवाब जरूर देंगे। कहता है गाय और भैंस के जो है थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगाया जाता है। ठीक है, जिसे बोल सकते हैं गाय और भैंसों में जो है एक तरह से दूध की जो मात्रा वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कौन से हार्मोन से? ऑक्सीटोसिन हार्मोन से। थायराइड ग्रंथि से थोरॉक्सिन स्रावित करने के लिए जो है उत्तेजन करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये TSH हार्मोन है। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। यही बात करते हैं। तो मायोग्लोबिन में जो है कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में धातु होने वाली कौन सी है? तांबा होती है। आगे यही बात करते हैं। तो कहा जाती है कि एक वयस्क पुरुष के लिए जो है सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है, तो ये कितना होती है? 14.5 ग्राम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। कहने का मतलब कि एक वयस्क पुरुष में जो है वो सामान्य जो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है ना, ये हीमोग्लोबिन ये प्रति 100 ml में की अगर बात करते हैं रक्त में 14.5 ग्राम होता है। कौन? हीमोग्लोबिन होती मात्रा होती है कितना? 14.5 ग्राम। कितना? 100 ml रक्त में। ठीक है, ध्यान देनी है। मानव शरीर का जो है सामान्य तापमान होता है कितना? तो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करता है तब हो जाएगा। अच्छा, अगर फ़ारेनहाइट की बात करता तो 9 जो है 8 पॉइंट यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट होती है। ठीक है, अच्छा ये तो बोल सकते हैं 90 जो है 8.6 फ़ारेनहाइट होगा। अच्छा, केल्विन की बात करता तो कितना हो जाता? तो 310 केल्विन हो जाती। ये तीनों आपको याद रखना है, अपने आप में एक बेहतरीन है और कोई में जो आपको एक प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है और तीनों को आपको याद रखनी है। और हाँ, वीडियो पसंद आ रहा होगा, बताने का हमारा जो प्रयास अच्छा आपको लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। यही बात करते हैं। तो किस शारीरिक प्रक्रम से जो है प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? प्रोथ्रोम्बिन का संबंध किससे है? तो रक्त जमाव से है। ठीक है, अगला है रक्त जमाव, मतलब आप समझ रहे होंगे। ठीक है, कहता है शरीर में जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात किया है तो अब 2 यानी कि थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बाहरी की बात करता तो मानव शरीर की सबसे बाहरी बात करें या फिर डायरेक्ट पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। या फिर ये भी पूछे कि मानव शरीर की सबसे बाहरी ग्रंथि कौन है, तो वो भी यकृत ही है। ठीक है, तो ये ध्यान देनी है। कहता है कौन सा हार्मोन जो है लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनालिन हार्मोन, जो कि ऑलरेडी हम बताए अधिवृक्क ग्रंथि हम इसी को कहते हैं। इसी को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं, इसी को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, इसी को डर वाला ये बोलते हैं ना, डर जो भय उत्पन्न होती है, वो भी हम इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो वो ध्यान देनी है। इंसुलिन है एक प्रकार का क्या? तो एक प्रकार का हार्मोन है। कौन? इंसुलिन। ठीक है, आगे यही बात करते हैं। तो कहा जाता है कि ध्यान दीजिएगा कि कौन सा पदार्थ जो है मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो ये दंत बलक बोल सकते हैं। दंत बलक को ही क्या बोलते हैं?
एनिमल बोलते हैं, एनिमल, ठीक है, ऐसे एनिमल बोला जाता है। तो ये सबसे जो है ना मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, ठीक है। तो एनिमल को ही क्या बोलते हैं, दंत बलक बोलते हैं, ठीक है। अगला ही बात करते हैं किस कोशिका से जो है इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन स्रावित होता है किससे, बीटा कोशिका से। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी के सभी प्रश्न, तो ये आपको हम छोड़ना नहीं है, वीडियो को बार बार रिवाइज करके आपको याद कर लेंगे, ठीक है। ये अपने आप में बेहतरीन वीडियो होगा और इसको जो है बेहतरीन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से 3 बार इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा बहुत बढ़िया तरीके से, बिना किसी समय गवाए, ठीक है। आगे ही बात करते हैं इंसुलिन उत्पादित होती है। तो इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज द्वारा, ठीक है, पेनक्रियाज द्वारा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा जो है निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण स्थानांतरित होने को क्या कहते हैं, वायु श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु श्वसन कहते हैं। अगला है हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया, हमारे द्वारा छोड़ी हुई सांस की हवा जो है ना, उसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है वो हम जब छोड़ते हैं ना तो उसमें 4% होता है। अब ये तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब से प्रश्न क्या पूछता है जानते हैं क्या, कि ऐसा कौन सा गैस जो है, बोल सकते हैं कि जब हम सांस लेते हैं या फिर छोड़ते हैं तो उसका जो प्रतिशत है, उसका जो मान है, उसमें चेंजिंग नहीं आता है। तो वो जानते कौन है, वो है नाइट्रोजन। कि अगर हम जितना सांस ग्रहण करेंगे उतना ही बाहर भी छोड़ेंगे। लेकिन जब यही बात करते हैं किसको लेकर, हमें CO2 को लेकर, तो इसमें 4% हम छोड़ते हैं। जबकि अगर हम ग्रहण करने की बात करते हैं तो कुछ % जो है हम जो है एक तरह से ग्रहण करते हैं, इनकी लेते हैं। लेकिन छोड़ने की बात करें तो 4% छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को जो है ना सामने में मुंह नहीं लाना चाहिए अगर बोल रहा हो तो, क्योंकि जो उसकी सांसें है, आपकी सांसें, उसमें क्या हो सकती है, CO2 की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो उसके साथ में वो चला जाएगा, तो वो दिक्कत पर जो है प्रॉब्लम डाल सकती है। और जो हमारा कहने का मतलब ऑक्सीजन है, जो O2 है, जो ऑक्सीजन गैस है, ये इसकी अगर बात करते हैं तो 21% हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नहीं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो O2 जो है, O2 ये अगर हम बात करते हैं तो 21%, ठीक है। जबकि छोड़ने की बात करते हैं तो लगभग 17 या 16% हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें तो चेंजिंग हो गई ना, इसमें चेंजिंग हो गया और CO2 में भी जो है चेंज हो गया, इनकी परिवर्तन हुआ, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो हुआ। लेकिन नाइट्रोजन में 78% लेते हो तो 78% ही छोड़ते हैं, ठीक है। आपको ध्यान देनी, ठीक है। आगे की बात करते हैं यहीं पर, तो कहा जाता है कि हृदय वंचित है, तो यह ऐच्छिक पेशी से, किससे, ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, तो ये तलुए पर होता है। क्या, तो मनुष्य में त्वचा सबसे किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी की बात करते हैं तो तलुए पर होती है, ठीक है। यही बात करते हैं आगे लेकर, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, तो यही हमारा, देखिए यहाँ पे बात करें मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात की जा रही है, जिसमें फेफड़ा दिया हुआ है। ऐसे अगर हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो तो त्वचा हो जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। यहाँ पे अंग की बात की जा रही है, तो मेरे हिसाब से यहाँ फेफड़ा भी गलत होगा, क्योंकि फेफड़ा अंग की अगर बात कर रहा है तो आंतरिक की तो बात नहीं किया, डायरेक्ट अंग की बात करें तो फेफड़ा आप याद भी रख सकते हैं इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिएगा, क्योंकि अगर हम क्षेत्रफल की बात करते तो त्वचा ही मेरा है, और आंतरिक और बाहरी की बात करें तो वो अलग हो गई, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा इसको एक बार। आगे बात करते हैं मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, तो ये कौन है, मेलानिन है, जो क्या करती है, मानव त्वचा को रंग देती है, ठीक है। अगला बात करते हैं कंडरा यानी टेंडन जोड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पेशी को पेशी जोड़ता। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ बात की जा रही है पेशी को हड्डी से, पेशी को क्या बोलते हैं, पेशी को ही बोलते हैं उपास्थि, और इसको अस्थि बोलते हैं। तो उपास्थि और अस्थि जो है ना, वो जोड़ने का कार्य कौन करता है, जिसको जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, कंडरा बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं टेंडन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये टेंडन की बात की जा रही है, ठीक है। एक अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जब बात करते हैं हड्डी से हड्डी जोड़ने को, तो हड्डी से हड्डी जोड़ने को जो जोड़ता है उसे क्या कहते हैं हमें, तो उससे अगर बात करते हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा, अगर बात की जाए किसके, इनकी बोल सकते हैं एक तरह से अस्थि को अस्थि जोड़ने को, तो उसे बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। लेकिन डायरेक्ट यहाँ किसकी बात की जा रही है, पेशी को अस्थि से, देखिए हड्डी से। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, डायरेक्ट यहाँ पेशी हड्डी दिया है, तो ये तो डायरेक्ट शुद्ध भाषा हो गया। लेकिन अगर आपको ऐसी शुद्ध भाषा नहीं हुआ, ऐसा हम लोग बोलचाल की भाषा में इसको बोलते हैं, लेकिन अगर शुद्ध भाषा होता है तो शुद्ध भाषा में आपको क्या दिया रहेगा कि अस्थि अंड उपास्थि दिया रहेगा।
अस्थि और उपास्थि जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, टेंडन या कंडरा बोलते हैं। लेकिन अस्थि को जोड़ने को क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बहुत कन्फ्यूजन यहाँ पर से होती है, तो इसको क्या करना है, आपको दूर करना है। कैसे दूर होगा, एक दो बार आपको रिवाइज करना है, एक दो बार आपको समझकर जो है किसी शब्द से आपको क्या करना है, रिलेट कर लेनी है, ताकि आपको याद करने में और भूलने में जो कोई प्रॉब्लम न हो। ठीक है, और आप जल्दी उसको जो है याद कर पाए और हमेशा के लिए उसको याद रख पाए। ठीक है, तो आपको ध्यान देनी है। यही बात करें, मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। उत्तेजना से ऑलरेडी हम बता दिए, अधिवृक्क ग्रंथि होते हैं, जिसको हम एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, आगे ही बात करते हैं, आदमी के जो है कंठ की किस भाग को अब टू उद्धर्व यानी कि एडम्स एप्पल कहा जाता है। तो ये कहा जाता है थॉराइड जो है उपास्थि को। ठीक है, आगे है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो पता ही होगा। ऐसे नॉर्मली की बात करें 1350 ग्राम होता है। अब पुरुष और महिला में तो कुछ चेंजिंग होगा ही होगा, 100 ग्राम का चेंजिंग होता है, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो ऊरु अस्थि है। कहता है कि मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण, मतलब कि मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण जो है मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है, तो वो है कोशिका में, बोल सकते हो कोशिका में तरल। ठीक है, आगे बात करें तो कहा जाता है कि आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है, तो ये फिल्म से की जा सकती है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन दी गई है, उसका आपको जवाब देना है, अगर जानते होंगे तो जवाब दीजिएगा। जैसे अगर बात करते हैं वयस्क मानव में जो है, मानव में होती है, मतलब कि वयस्क मानव में जो अस्थियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो आपको यहाँ बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा 206 से होती है नॉर्मली। ठीक है, तो आपको ध्यान देना, ये अस्थियाँ किसकी बात की जा रही है, ये कह देती है हड्डी का, जिसको बोलते हैं। ठीक है, हड्डी। ठीक है, इसका अस्थिया का मतलब क्या होता है, हड्डियाँ होती है। आगे ही बात करते हैं तो आगे है, कहता है कि निम्नलिखित में जो है कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो ये कान की हड्डी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेपिज बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करते हैं तो कहा जाता है कि शल्य जो है क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है, तो एक प्रकार का ये कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, सी हो जाएगा। ऑलरेडी ये कह सकते हैं उत्तराखंड जो है पीसीएस में, यूपी यूडीए में, एलडीए में एंड यूपी जो है पीसीएस में सही प्रश्न एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में बेहतरीन प्रश्न है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है और इसका सही जो क्या जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए हाँ, ऑप्शन देखिएगा ना तो बहुत आपको कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए इन सभी प्रश्नों को आपको छोटा हल्के में नहीं लेना एक तरह से। ठीक है, छोटा है लेकिन आप में एक बेहतरीन प्रश्न है जो कन्फ्यूजन में डाल सकता है, और यहीं आपका जो है नंबर क्या हो सकता है, कट जाता है। तो इसको आपको क्या करना है, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से हमेशा के लिए याद रखना है। तो इसको याद करने के लिए क्या करना है, किसी शब्द से आप क्या कीजिए, रिलेट कर लीजिए। अब मेरे पास उतना तो समय नहीं है कि हम आपको जो है किसी शब्द से रिलेट करने के लिए यहाँ पे बताएं, लेकिन आपको जरूर करना है। आगे ही बात करते हैं तो एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है, तो 1 मिनट में ऑलरेडी बता चुके हैं 72 बार धड़कता है एक स्वस्थ में। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं तो कहा जाता है हृदय कब आराम करता है, तो जब आप सोते होंगे तो कह सकते हैं कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, सोते समय यहाँ पे तो गलत है। क्या कहता है, हृदय कब आराम करता है, दो धड़कनों के बीच हृदय जो है आराम करता है। अब वो आराम की बात नहीं है। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, 2 धड़कनों के बीच मतलब एक तरह से बंधा हुआ। ठीक है, तो क्या जाएगा हमारा सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यही बात करते हैं तो कहा जाता है कि कलाई जो मानव कलाई में है नाड़ी स्पंदन करती है, तो ये करती किसके, हृदय के बराबर। तो इसका सही जवाब क्या ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑलरेडी ये यूपीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है कि लाल रक्त कणिकाएं मुक्ता बनती है, तो ये तो पता हो गया, अस्थि मज्जा जिसको क्या सकते हैं, बोन मैरो। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे की बात करते हैं यहीं पे, तो ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि रक्त जमने में किस तत्व की जो है मुख्य भूमिका होती है, तो रक्त जमने में किसकी मुख्य भूमिका होती है, सी ए का मतलब क्या हो गया, कैल्शियम होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना। मनुष्य में समानता जो है निरन यानी कि फास्टिंग रुधिर जो है शर्करा स्तर प्रति 100 ml जो है रुधिर में होती कितनी, 80 से 100 mg होती है। मतलब कहने का क्या हुआ कि ये जो मनुष्य में है समान रूप से अगर बात करें तो रुधिर जो शर्करा होती है ना वो कितनी होती है, तो 100 ml में करीबन जो है 80 से लेकर 100 mg होती है। ठीक है, यानी मिलीग्राम। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में जो है लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है, संख्याओं में बढ़ जाएगी। तो ये तो ऑलरेडी बता चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, प्रैक्टिकल के अनुसार बताए थे कि जब आप अधिक ऊंचाई पर जाएगा तो लाल रक्त जो है आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण नाक मुँह जो है आँखों से क्या है खून आने लगता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मानव रुधिर में जो है कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर है, तो 140 से लेकर 180 mg के बीच। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए
तो उसका रक्त दबाव क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। मतलब कहने को हुआ कि अगर किसी व्यक्ति की रुधिर जो वाहिकाओं है उसकी त्रिज्या अगर कम हो जाती है ना, तो उसका जो रक्त दाब है वो क्या हो जाती है, बढ़ेगी। अब जब देखिए जैसे ही रक्त अगर मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इतना ये कोई बॉक्स है, ठीक है। अब ये बॉक्स है, क्या लगता है आपको इसमें ज़्यादा रक्त जो है एक तरह से स्कंदन कर पाएगा, इनकी प्रवाह कर पाएगा, या फिर इसमें कर पाएगा? तो जाहिर सी बात है इसमें कर पाएगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या ज़्यादा है, बड़ा है। अब इसकी त्रिज्या कम है, तो जैसे ही त्रिज्या कम होगा तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगा। अब सांस लेने में तकलीफ होगा, क्यों होगा सांस लेने में तकलीफ? क्योंकि रक्त जो है आपको वहाँ पर कम जो है प्रवाह हो रही है, इनकी एक तरह से अनुकूल, इनकी जो रक्त का जो प्रवाह है वो कम हो रहा है। अब रक्त का प्रवाह कम होगा तो आप जो ऑक्सीजन लेने में जो है वो आपकी कठिनाई आ सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो आपको मिलता है वो रक्त से ही मिलता है, क्योंकि रक्त में आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन रहता है, और हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या कहता है, आदान प्रदान करता है पूरे शरीर में। और जब वहीं हीमोग्लोबिन यानी कि रक्त हमारा जब एक तरह से सर्कुलर नहीं कर पाएगा, कम करना पाएगा, तो उसमें जो है कि सांस लेने में तकलीफ हो जाएगा आपको, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा। तो उस स्थिति में जो हमारा है कह सकते हैं रक्त दाब है जो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि सांस फूलने लगता है, तो रक्त दाब बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए यहीं कर बात करते हैं आगे को लेकर। तो कहा जाता है कि मानव शरीर के जो है वो किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? लसिका कोशिकाएं बनती है दीर्घ अस्थि में, ठीक है। स्तन जो है पाइयों में। संवेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित किससे है, ताप नियमन से है। मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है, यानी कि 4 चैम्बर होता है हृदय में, ठीक है। तो ये तो पता ही होगा आपको, 4 चैम्बर, यानी कि ये दिल मार लिए, ठीक है। ये दिल है मेरा, ये दिल ऐसा होता नहीं है, ठीक है, बट फिर भी आपको बता रहे हैं ये दिल होता है, और इस प्रकार से इसका जो है 4 चैम्बर होती है, ठीक है। 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर। एक बाया निलय होता है, यानी कि बोल सकते हैं बाया दाया निलय होता है, एक अलिंद होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। आगे की बात करते हैं यहाँ पे। तो कहा जाता है कि मानव हृदय में जो है कक्ष की संख्या तो देख चुके हैं। मसूद मतलब कि मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्राव एक क्या है, तो ग्लाइकोलिपिड है, ठीक है। अगले है कि मानव शरीर में पैरों की हड्डियाँ कितनी, पैरों की हड्डियाँ हैं, तो फीबुला एवं टीबिया। और ये जो टीबिया है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कहने का मतलब है कि जो है मानव के पैरों में ये हड्डियाँ पाई जाती है, लेकिन ये जो टीबिया हड्डियाँ है ये आपको जो पैर का निचले जो एड़ी है ना उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछे भी गए हैं। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है, यूटरस है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो कहा जाता है कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। आगे कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावन करती है, तो ये करती है एड्रिनल ग्रंथि। आगे है मानव शरीर में जो है हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फोट को विनियमित करता है, तो कैल्शियम और फॉस्फोट को विनियमित करने वाला पराबटू हार्मोन है, ठीक है। आगे बात करते हैं मानव में जो है शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित यानी कि फर्टिलाइजन करता है, तो ये डिंडवाहिनी नली में, यानी कि फलोपियन, इसको ट्यूब भी हमको बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे डिंडवाहिनी दिया हुआ है, तो यह भी लिया गया कि कभी कभी आपको जो है कहीं पे ऑप्शन में फिलोपियन ट्यूब भी दिया रहे। अब ये फिलोपियन ट्यूब में ही क्या होती है ना कि जो अंडाशय और शुक्राणु जो है वहाँ पे उसका मिलन होता है, यानी कि निषेचन होता है, जिसको बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की बात करते हैं कि जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बात करिए, वृक्क। अब जैसे ही वृक्क कार्य करना बंद कर देगा तो रक्त में जो है नत्रजनित अवशिष्ट पदार्थ क्या हो जाती है, पदार्थ जमा हो जाती है। जैसे ही वृक्क क्या करता है, कार्य करना बंद कर देता है, तो ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो कहा जाता है कि जब एक व्यक्ति मतलब कि वृद्ध हो जाता है, वृद्ध, तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या हो जाती है, घट जाती है। जाहिर सी बात है घट ही जाएगा। मानव शरीर में जो है पूछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है, तो ये वृद्धांत में होता है। आगे की बात करते हैं। तो कहता है किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और उसे फिर छोड़ती है, तो ये प्राशन प्रक्रिया द्वारा। प्रक्रिया की अगर बात करता है, रुधिर में ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान होता है ना, यानी कि जो हम लोग ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं, वो प्राशन की अभिक्रिया होती है, ठीक है। कहता है कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, तो वो यह क्या करता है, यकृत ही करता है। आगे को लेकर ही बात करते हैं। तो कहा जाती है कि सेरेब्रम किसके संबंधित है, तो ये मस्तिष्क से है। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक सेरेब्रम है और एक सेरिबेलम होता है। तो ये सेरेब्रम जो है ना वो अग्र मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क कौन भाग है, सेरेब्रम। लेकिन एक सेरिबेलम होता है, ये पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। पश्च मस्तिष्क को ही क्या बोलते हैं, छोटा दिमाग हम लोग बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। आगे वाला मस्तिष्क जो है वो बड़ा दिमाग होता है और पीछे वाला जो मस्तिष्क होती है छोटा दिमाग होता है, जिससे हमें सेरिब्रम भी बोलते हैं, सेरिबेलम बोलते हैं। अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम और पीछे वाला क्या होता है, सेरिबेलम होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देनी है।
यही बात करें मनुष्य के जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? प्राण मस्तिष्क। तो प्राण मस्तिष्क बोलिए या फिर अग्र मस्तिष्क बोलिए, बात बराबर है। जो अगला वाला भाग है हमारा, अगला जो मस्तिष्क है वो उसे हम बड़ा भाग बोलते हैं मस्तिष्क का, या फिर हम प्राण मस्तिष्क बोलते हैं। और इसी प्राण मस्तिष्क का भाग कौन है? सेरेब्रम है, ठीक है। जबकि छोटे का कौन हो जाएगा? सेरिबेलम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान दीजिएगा। आगे कहीं बात करते हैं, यहीं अगर बात करते हैं तो मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो सबसे कम जो पुनर्योजन की शक्ति होती है वो मस्तिष्क कोशिकाओं में ही होती है, ठीक है। तो ध्यान देनी है। किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? तो वो केवल तंत्रिकाएं प्रकायों का अवसान के स्थिति में, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग रक्त समूह को लेकर। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट बनेगा, ध्यान दीजिएगा। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देनी है। कहने का मतलब कि अगर पिता का जो रक्त है समूह है, इनकी जो ब्लड ग्रुप है अगर वो ए है और ये माता का ब्लड ग्रुप अगर ओ है, तो वो जो पुत्र जो संतान उसका उत्पन्न होगा उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा? ओ होगा। और इसी ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ओ को। तो ब्लड ग्रुप ओ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वदाता बोलते हैं। अब सर्वदाता मतलब क्या होता है? दानी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो ब्लड ग्रुप ओ है वो जितने भी ब्लड ग्रुप है, चाहे वो ए हो, चाहे फिर ए बी हो, चाहे फिर बी हो, चाहे फिर ओ हो, इन सभी को वो ब्लड ग्रुप दे सकता है, यानी रक्त दे सकता है। ब्लड ग्रुप कौन? ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति। लेकिन ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति सभी ब्लड ग्रुप को दे सकता है, लेकिन ले सकता है किससे? सिर्फ वो। तो वो ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति से ही जो है रक्त अगर ग्रहण करना चाहेगा, ले सकता है, तो वो ब्लड ग्रुप ओ से ही ले सकता है, लेकिन ये दे सभी को सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देनी है। कहते कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति, मतलब कहने को कि अगर कोई बी जो है ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है तो किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति जो है ब्लड ग्रुप बी है उसका और किसी कारणवश से उसकी एक तरह से बोलते हैं ना कि मतलब कि आकस्मिक संकट आ जाता है, ठीक है, किसी व्यक्ति के ऊपर, तो अगर वो दान करना चाहता है, किसी को डोनेट करना चाहता है रक्त को, तो आखिर वो किस व्यक्ति को जो है किस ब्लड बोल सकते हैं व्यक्ति वाले ब्लड ग्रुप को वो दान कर सकता है? तो उसे क्या होना चाहिए? ब्लड ग्रुप ए भी होना चाहिए, फिर बी होना चाहिए, इसमें ए नहीं होना चाहिए। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे अगर बी की बात किया जाए तो कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, सॉरी ए बी हो जाएगा और बी हो जाएगा, इनकी ए बी वाले जो है ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को और बी ब्लड वाले जो है ग्रुप वाले व्यक्ति को दे सकता है। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप ए कोई व्यक्ति है तो वो जो है ए बी को देगा भी और ए को देगा, इनकी इसमें बी को नहीं सिर्फ देगा, ठीक है। तो ये ध्यान देनी है और बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली है। जबकि हमने यहाँ पे देखा ओ जो है वो सभी को देगा, ठीक है। चलिए, यदि माता पिता में से एक जो है रुधिर वर्ग, यानी कि मान लेते हैं कि एक रुधिर वर्ग जो है ए बी, यानी कि ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरे का ओ हो, तो उनके बच्चे का जो संभावित रुधिर वर्ग होगा वो क्या होगा? ए होगा या फिर बी होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? जब ही हम यहाँ पे देखें कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो वो सिर्फ ओ वाले जो है उसके जो है संतान उत्पन्न होंगे, यानी कि ब्लड ग्रुप ओ वाले ही संतान उत्पन्न होंगे। लेकिन अगर माता पिता में से जो एक का रुधिर वर्ग अगर ए बी है और दूसरे का अगर ओ है, मतलब कोई का भी हो, चाहे वो पिता को या फिर बोल सकते माता का हो, ए बी और ओ हो गया, तो उसके जो पुत्र यानी कि संतान जो उत्पन्न होंगे वो ब्लड ग्रुप चाहे ए होंगे या फिर बी होंगे, लेकिन इसमें ओ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देनी है। आगे कहीं बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है कि संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता पिता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है? तो पिता का जो RH प्लस फैक्टर तथा माता का जो RH बोल सकते हैं नेगेटिव फैक्टर का होना, यानी ये जो RH फैक्टर है ना, इन्हीं कारणों की वजह से, ठीक है, इन्हीं कारणों की वजह से क्या होता है कि भ्रूणीय अवस्था में जो है बोल सकते हैं माता का जो गर्भाशय है उसके अंदर ही रक्त का थक्के बनने से जो है वो बच्चों की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर पहली बात करें RH फैक्टर का जो है उपयोग कहाँ पे हुआ था, खोज कहाँ पे हुआ था, तो ये बंदर में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी ये प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में बहुत बार, ठीक है। तो ध्यान देनी है। कौन सा रक्त समूह जो है सर्वग्राही है? अब सर्वग्राही का मतलब क्या होता है? ग्राही मतलब होता है ग्रहण करना, ठीक है। अब ग्रहण करने वाले की कहने का हुआ कि वो जो है वो सभी ब्लड ग्रुप वाले वैसे वो क्या कर सकता है? ब्लड ले सकता है, ठीक है। तो वो ब्लड ग्रुप कौन है? तो ए बी है, यानी ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति चाहे वो आप किसी भी जो है ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है अगर आपके पास ए बी है तो, ठीक है। इसी को हम बोल सकते हैं सर्वग्राही बोलते हैं। आगे की बात करते हैं तो ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसमें क्या होती है ना कि जो एंटीजन है
इसकी उपस्थिति तो होती है लेकिन एंटीबॉडी नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें जो एंटीबॉडी है, ठीक है, वो उपस्थित नहीं होता है लेकिन इसमें एंटीजन उपस्थित रहता है। और अगर ब्लड ग्रुप ओ की बात करता है ना, तो इसमें क्या होती है कि एंटी ए एंड एंटी बी, ये दोनों जो एंटीबॉडी है वो उपस्थित किस में होता है, ब्लड ग्रुप ओ में, लेकिन एंटीजन इसमें उपस्थित नहीं होता। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस ब्लड ग्रुप में जो है एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, किस ब्लड ग्रुप में जो है एंटीजन उपस्थित होते हैं, और किस ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन उपस्थित नहीं होते हैं, किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान देनी है कि ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन उपस्थित होता है लेकिन एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होता है, जबकि एंटीबॉडी जो उपस्थित होता है वो ब्लड ग्रुप ओ में उपस्थित होता है। एंटी ए एंड एंटी बी दोनों जो ब्लड ग्रुप होता है वो जो एंटीबॉडी होते हैं वो किस में होता है, तो ब्लड ग्रुप ओ में होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे की बात करते हैं तो कहता है कि सार्वत्रिक ग्राही यानी कि यूनिवर्सल जो है रिसिपिएंट कौन से रुधिर वर्ग का होता है। तो ये भी आपको पता ही है, ऑलरेडी बता चुके हैं। आगे की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है कि कौन सा रक्त वर्ग यानी सार्वत्रिक दाता जिसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, तो ब्लड ग्रुप कौन है, ओ है, जो सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दे सकता है। ये यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग यानी कि जो है ब्लड ग्रुप ए बी हो तथा महिला का जो है जो है ब्लड ग्रुप बी हो, तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त जो है वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता, यानी कि ब्लड ग्रुप ओ। ये ब्लड ग्रुप ओ उनकी संतानों यानी कि पुत्र या पुत्री में नहीं होगा, तब नहीं होगा जब पुरुष का यानी कि माता का बोल सकते हैं कि पिता का जो ब्लड ग्रुप है ए बी होगा और माता का जो ब्लड ग्रुप होगा बी होगा, तब जो है वो उनकी पुत्री यानी कि पुत्र जो बोल सकते हैं कि संतानों में जो है वो ब्लड ग्रुप ओ उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देनी है। आगे की बात करते हैं तो कुछ प्रश्न है, उसको जवाब दीजिएगा अगर जानते होंगे तो। कहता है किसी एक सामान्य जो है व्यक्ति के रक्त का पीएच मान स्तर कितना होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, क्षारीय रूप का होता है। अब क्षारीय में पूरा क्षारीय नहीं होता है, उदासीन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जो कि ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है आपको, सी में दिख रहा है, यानी कि 7.4 होता है, जिसको इसी के बीच में है, तो आपको ध्यान देनी है। आगे की बात करते हैं तो अगला यहीं पर है, मानव रक्त की श्यानता का कारण है। तो श्यानता का कारण ही है क्या, रक्त में प्रोटीन। ठीक है, आगे बात करते हैं सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है। यानी सफ़ेद रक्त कण है जिसको बोलते हैं WBC हम लोग, वाइट ब्लड सेल। इसका मुख्य कार्य ही है रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है कि निम्न रक्त जो है वर्ग सार्वत्रिक होता है, सार्वत्रिक दाता होता है। अब ये दाता मतलब कहने होगा देने वाला, दानी जिसको बोलते हैं। तो ब्लड ग्रुप कौन होता है, ओ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे की बात करते हैं यहीं पे, आगे यहीं बात करते हैं तो थर्ड में क्या है, मानव अस्थियाँ। अस्थियाँ मतलब हड्डी। ठीक है, तो आपको ध्यान देनी है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, तो ऐसे नॉर्मल की बात करें 206 होती है। ठीक है, नवजात शिशु में की अगर बात करते हैं तो लगभग 300 होती है। ठीक है, तो ध्यान देनी है, यानी कि शिशु में ये बात कर रहे हैं तो बच्चों में। तब मनुष्य की खोपड़ियों में कितनी अस्थियाँ होती है, उनकी हड्डियाँ कितनी होती है, तो 8 हड्डी होती है मनुष्य की खोपड़ी में। मनुष्य के शरीर में जो है पसलियों की कितनी जोड़े होती है, यानी 12 जोड़े होती है, यानी कि टोटल अगर बात करें तो 24 जो है हड्डियाँ होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, तो ये जबड़े की होती है। प्रबल मतलब एक तरह से मजबूत जिसको बोलते हैं, तो वो क्या होती है, जबड़े की होती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिस होती है, जो किसकी होती है, बोल सकते हैं तरह से कान की हड्डी होती है। ठीक है, आगे बात करें लेकिन मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी की बात करते हैं तो वो फीमर होती है, जो हम जांघ की हड्डी बोलते हैं। ये जांघ की हड्डी क्या कहती है, फीमर कहलाती है, जो सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, लेकिन अगर मजबूत की बात करता तो आपको जब बता दें कि वो जबड़े की हड्डी होती है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देनी है। और यही एक पैर की हड्डी होती है जिसका नाम है टिबिया। ठीक है, तो आपको ध्यान देनी है, जो कहाँ पे होती है, टांग में होता है, एक तरह से नीचे जो होता है ना, वो एक तरह से एड़ी का, वो वहाँ पे होती है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, टांग में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो वो जांघ की होती है, कौन सा, फीमर होती है। वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर होती है, तो कैल्शियम की कमी के कारण, मतलब कैल्शियम की कमी के कारण जो है वो मनुष्य के बोल सकते हैं कि जो वृद्धावस्था में जो उनकी हड्डियों जो होती है वो क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर जो है ना, एक तरह से जिसका हड्डी कमज़ोर रहता है या फिर किसी कारण बस कहीं पे दर्द होता है या किसी कारण बस हो ना, तो जो टैबलेट होता है या फिर किसी प्रकार का जो औषधियाँ होती है वो उसमें कैल्शियम की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान देनी है। यहीं अगर बात करते हैं तो कहा जाता है कि वयस्क मानव में होती है, तो वयस्क मानव में क्या होती है, एक तरह से अगर बात करते हैं हड्डियों को लेकर तो 206 होती है, ऑप्शन बी होगा। आगे की बात करते हैं तो हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कौन पाई जाती है, लाह मतलब कि लघुत्तम मतलब कि एक तरह से सबसे छोटी हड्डी, तो ये पाई जाती है कहाँ पे, कान में। ठीक है, जिसे स्टेपिज बोलते हैं, स्टेपिज। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो यहाँ पे दिया गया स्टेपिज दिया जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं तो अगला है यहीं पे,
कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। अभी हमने जस्ट देखा यहाँ पे 29, ये खोपड़ियों की बात करें तब 29 हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियाँ ठोस होती है, ठीक है, यानी एक तरह से खोखली होती है। अगला है यहीं पे स्वास्थ्य एवं पोषण, ध्यान दीजिएगा, अपने आप में इंपॉर्टेंट बनेगा। यहाँ से कहता है एथलीट को किससे जो है जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। एथलीट मतलब समझते हैं, एथलीट का मतलब जो ओलंपिकों में, इस पैरा ओलंपिक में जो दौड़ने वाले होते हैं ना, उन्हीं की बात की जा रही है, जो एक तरह से एथलीट पर दौड़ते हैं, ठीक है, दौड़ लगाते हैं, तो उनको जो है एक तरह से ज़्यादा ऊर्जा जो मिलती है ना, वो और जल्दी जो ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कार्बोहाइड्रेट है और एक वसा है की बात करें तो इन दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों में कन्फ्यूजन होता है आपको। देखिए यहाँ बात करें किससे जल्दी, ठीक है, यानी ज़्यादा ऊर्जा, तो किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, वो मिलेगी कार्बोहाइड्रेट से। ये तभी मिलेगी, ये जो है ना, वो आपको कहने का मतलब कि हम तुरंत यानी इंस्टेंट आप एनर्जी बोल सकते हैं, एनर्जी लेना चाहते हैं, ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कार्बोहाइड्रेट पीजिए, ठीक है, का सेवन कीजिए, एक तरह से बोल सकते हैं। लेकिन सर्वाधिक जो ऊर्जा मिलती है, सर्वाधिक की अगर बात करते हैं तो वो वसा से मिलता है, यानी जिसको फैट बोलते हैं। तो ये जो वसा है, जो फैट इसको बोलते हैं, इससे आपका जो ऊर्जा है वो सर्वाधिक मिलता है। वो करीबन कह सकते हैं 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है, तो ये ध्यान देना है, किलो कैलोरी ऊर्जा। इसमें कार्बोहाइड्रेट से कितना मिलता है, 4.2 ही मिलता है। अब देखिए किसमें ज़्यादा है, वसा में ही है कि नहीं है, तो ये आपको ध्यान देना है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ समझदार समझ रहे होंगे। यही बात करते हैं अगला कि लंबे समय तक जो है कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है, ग्लूकोज का अवक्षय हो जाना। अब जैसे एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि जब मांसपेशियों में थकान या फिर जो दर्द का अनुभव होने लगता है, वो एक तरह से लैक्टिक अम्ल का जमाव के कारण होती है, ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल जब जम जाता है ना उसमें हड्डियों में, एक तरह से तभी वहाँ पे दर्द उत्पन्न होती है, ठीक है, आपको ये ध्यान देनी है। कहता है कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो ये भाग प्रति मिलियन में, ठीक है। आगे की बात करते हैं, शरीर में ऊतकों का निर्माण जो है किससे होता है, ऊतकों का निर्माण होता है किससे, प्रोटीन से, ठीक है। अगला है प्रोटीन को माना जाता है तो शरीर का निर्माण करने वाला, यानी कि आपका जो शरीर का निर्माण है वो किससे हो सकती है, प्रोटीन से हो सकती है। प्रोटीन में ही आपका शरीर का निर्माण संभव हो सकती है। ऐसे संभव तो बहुत सारी चीज़ है, लेकिन प्रोटीन ज़्यादा आपको जो है एक तरह से शरीर को निर्माण करने में सहायक प्रदान करती है, बहुत करती है, इसलिए कि बहुत करता है, क्योंकि आप देखते होंगे जो जिमर होते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग में होते हैं, वो प्रोटीन का सेवन ज़्यादा करते हैं, पता ही होगा आपको ऑलरेडी, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो इसीलिए आपको यह ध्यान देनी है, ठीक है। और यही प्रोटीन के कारण जो है ना एक तरह से बच्चों में और वृद्धावस्था में एक तरह से मानवों में जो होती है ना, उस एक तरह से बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं उनके में क्या होती है कि क्वास्कियर एक तरह से रोग होता है, ठीक है, और मरम्मस का जिसको एक बीमारी होती है, तो वो बच्चों में होती है, ठीक है। क्वास्कियर रोग हो गया, जो मरम्मस का जो बीमारी होती है एक तरह से वो बीमारी ही है, और वो बीमारी है प्रोटीन की कमी से हो रही है, ठीक है। तो बच्चे देखते होंगे कि उनकी हड्डियाँ जो है ना वो पतली हो जाती है और पेट जो है आगे फूल जाता है। देखते होंगे कोई बच्चा, अगर छोटा बच्चा होगा, कहीं पे आपको मिला होगा ऐसा जीवन का लाइफ में, तो देखे होंगे कि जो बच्चों का जो पैर है और जो हाथ है वो मतलब पतला पतला होगा और उनका जो पेट है वो बाहर निकला हुआ रहता है। तो वहाँ जो कमी है ना वो उनकी प्रोटीन की कमी है, ठीक है। तो आपको ध्यान देनी है, बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और वो जो रोग उत्पन्न कर देता है, क्वास्कियर हो गया, मरम्मस, ये सभी बीमारियाँ उत्पन्न कर देती है। आगे की बात करते हैं, एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो एंजाइम मूल रूप से एक प्रोटीन ही है, ठीक है। कहता है कि जैविक सिस्टम में जो है रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है, एंजाइम ही है, ठीक है। तो ये ध्यान देनी है। आगे की बात करते हैं तो कहा जाए सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है तो 42% होता है। तो इसे नॉर्मली अगर हम बात करते हैं दलहन को लेकर इसमें, तो सोयाबीन ही हमारा जो है सर्वाधिक प्रोटीन देने वाला है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसको। कैप्सूल का आवरण बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्च का बना होता है, जिसको मंड बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान देनी है। शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक क्या है, फ्रक्टोज है, ये शहद का ही है, ठीक है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। फ्रक्टोज सबसे मीठा होती है, शर्करा होती है एक तरह से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जानते हैं फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज होगा, लैक्टोज हो जाता है, ग्लैक्टोज होती है, स्टार्च होता है, ठीक है, ये सेलुलोज होता है। ये आपको जानते हैं किसे प्रश्न पूछता है, बताइए कि इनमें से कौन जो है मोनोसेक्राइड है, कौन इनमें से जो है डाइसेक्राइड है, कौन इनमें से जो है पॉलीसेक्राइड है। तो ये सभी हमने ऑलरेडी वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन अभी पास उतना समय नहीं कि हम आपको बताएं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये सभी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि प्रश्न पूछते हैं कि कौन मोनोसेक्राइड है, कौन डाइसेक्राइड है, कौन पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करते हैं तो कौन सी शर्करा जो है तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो ग्लूकोज। मतलब जैसे आप देखते हैं कि नॉर्मल सी बात है, 2 रुपये का 5 रुपये का ग्लूकोज आता है, क्यों आता है, क्योंकि उसमें जो है आपको जो है अत्यधिक मतलब तरह से जल्दी जो है तरह से ऊर्जा प्रदान करती है, और ये आपको गर्मी में अधिकांश लोग पीते ही होते हैं, ठीक है। तो ये देखते होंगे आप लोग। आगे की बात करते हैं, शहद में मुक्त होते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है।
कहता है सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट ही, ये सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन ये ध्यान देना है कि ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करेगा, ये नहीं कि यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। अब कहिए कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर हम क्वेश्चन के रिगार्डिंग की बात करें तो यहाँ पे गलत है, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे बसा होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट ये सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, ये जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। इसीलिए हम बता रहे हैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ना को यहाँ पे बसा कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला बसा ही है। जबकि अगर बात करते हैं कि जल्दी जो ऊर्जा देती है वो कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देनी है, इस सबको आपको छोड़ना नहीं है, याद ही रखना है, ठीक है। छोटा छोटा प्रश्न है लेकिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की बात करते हैं लेकर, तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है तो ग्लाइकोजेन में, ठीक है। तो ये ध्यान देनी है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दालों से ही पाते हैं। जो शाकाहारी होते हैं ना वो अधिकतम दाल का ही सेवन करते हैं, जिससे उनको प्रोटीन की जो है ज़्यादा अधिकतम जो है तो मिलती है, ठीक है, प्राप्त होती है। आगे की बात करते हैं, प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत कौन है? सोयाबीन ही है, ठीक है। प्रमुख स्रोत की अगर बात करते हैं तो मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा ऊतक में। ऊँट बिना पानी के जो है कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है क्योंकि वह कह सकते हैं कि अपने कुवड़ में जो है जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। अब चिकनाई का मतलब क्या होता है? चिकनाई का ही मतलब होता है वसा। इसी का जो है प्रयोग करके ही वो अपना जो है मतलब कि अधिक दिनों तक वो जो है एक तरह से बिना पानी पिए भी वो जो है मतलब कि व्यतीत कर सकता है, रह सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो अपने बोल सकता है अपने कुवड़ में पानी भर कर, ये सब गलत बात है, ठीक है। बसा को वो जमा करता है, ठीक है। तो वो गलत फहमी हटा दीजिए कि वो अपना पानी जमा करता है। क्या जमा करता है? वसा, चिकनाई जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करते हैं, दांतों में क्या होती है? कैल्शियम, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। आगे की बात करते हैं तो जो है कैल्शियम फास्फेट एक इनेमल होता है, तो इनेमल जो बना होता है ना वो कैल्शियम फास्फेट का ही बना होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देनी है। कहता है किस तत्व का जो संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो फ्लोरीन का ही संबंध है, ठीक है। ये विकृति की बात करें तब हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। ये क्या है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना, पोटेशियम का अधिक महत्वपूर्ण इसमें आवश्यकता पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये आयोडीन का होता है, ठीक है। और बहुत बार ये सभी प्रश्न पूछे गए एग्जामों में। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सवाल है, सवाल है तो आपको याद रखना, ठीक है। यही बात करते हैं तो सवाल का अध्ययन क्या बोलते हैं? सवाल का अध्ययन हो गया, कवक का अध्ययन हो गया, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, ठीक है, ध्यान देनी है। कहता है उपास्थि तथा हड्डियों के जो है निर्माण और स्वपोषण में आवश्यक तत्व होती है तो कैल्शियम ही होती है, ठीक है। यानी हड्डियों के जो निर्माण और जो उपास्थि है इन सभी को निर्माण में जो आवश्यक तत्व है निर्माण के लिए वो कैल्शियम ही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में कैल्शियम। आगे की बात करते हैं तो ये जो कैल्शियम अधिकतर बात करते हैं तो दूध जो होती है ना मिल्क, उसमें ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो मिल्क है उसमें आयरन जो होती है, लोहा जो होती है वो उसमें होता ही नहीं है, जिसके कारण कह सकते हैं कि अधिक अगर आप दूध का सेवन करते हैं तो एनीमिया रोग भी आपको हो सकता है। क्योंकि आप जानते हो कि लोहा की कमी से, आयरन की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। और अगर आप अधिक मतलब कि अधिकांश अगर आप मतलब कि लगातार अगर दूध की सेवन कर रहे हैं आप तो आपको एनीमिया रोग हो सकता है, क्योंकि दूध में लोहा की कमी होती है। लोहा की कमी होगी तो एनीमिया रोग होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन हाँ कैल्शियम की मात्रा दूध में अधिक होती है, जिसके कारण आपको हड्डी के लिए, ठीक है, बोल सकते हैं उपास्थि के लिए, ये सभी आपको महत्वपूर्ण योगदान निभाता है कौन? दूध, ठीक है। आगे की बात कर रहे हैं तो दाश्रय कोशिकाएं जो है अरक्ता रोग किसकी अपसमानता के कारण होता है? तो ये लाल रुधिर कोशिकाएं इनकी आरबीसी कारण होता है। आगे की बात करते हैं तो प्रचुरता मात्रा में जो है प्रचुर मात्रा में बोल सकते हैं खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन कौन से हैं? तो एक तो पता ही होगा सोयाबीन है, दूसरा अगर बात करते हैं तो नॉर्मली मूंगफली भी ले सकते हैं आप, लेकिन ऑप्शन के रिगार्डिंग एक बढ़िया है, ठीक है, सोयाबीन और मूंगफली होगा। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित कौन सी है? तो कैल्शियम और पोटेशियम। यानी कैल्शियम जो है दूध में वो और पोटेशियम वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं इसके बारे में। यही बात करते हैं तो सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व कौन से? कैल्शियम। जो सीमेंट होता है ना उसमें भी और हड्डियों में, ये दोनों में जो विद्यमान सर्वाधिक मात्रा में होता है वो कैल्शियम होता है। आगे की बात करते हैं किसकी कमी से जो है एनीमिया रोग होता है? तो ये लोहा की कमी से ही हो रहा है, ऑलरेडी बता दिए हैं। क्योंकि दूध में जो है एनीमिया रोग पाया भी नहीं जाता, इसी कारण आपको एनीमिया रोग हो सकता है अगर अधिक बार अगर दूध का सेवन करते हैं तो। कहता है किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो ये विटामिन के का ही संबंध किससे है? रक्त थक्का से है। आगे की बात करें मानव शरीर में जो है औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? ऑक्सीजन तत्व कितना प्रतिशत होता है मानव शरीर में? तो ये 50%। ऐसे 50% ज़्यादा ही होता है, क्योंकि ये औसतन की बात किया है। और अगर हम बात करें मानव शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा अधिक है।
अगर हम बात करें तत्व को लेकर तो ऑक्सीजन ही जो है हमारे शरीर में वो सबसे ज़्यादा है, वो एक तरह से 70% से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मली 70% आपको याद रखना है, यहाँ पे 50% दिया है औसतन में, तो ये कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे की बात कर रहे हैं, पालक के जो है पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की मात्रा अधिक होती है, किस में? पालक के पत्तों में। इनकी पालक के पत्तों को जो है वो आयरन के लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। कहते हैं सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियों में। इससे ऑप्शन की बात करते हैं एक तरह से तो ये पालक हो जाएगा, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल बात करें तो मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधिया को क्या कहते हैं? तो ये डायूरेटिक बोलते हैं, डायूरेटिक बोलते हैं। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत। आंत जो क्या होती है, टाइफाइड एक तरह से बुखार एक है, रोग है, ये आंत को प्रभावित कर देता है। आगे बात करते हैं तो कहता है पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, तो एंटी अमीबा है, ठीक है। तो ये पेचिस क्या है? ये प्रोटोजोआ एक प्रकार का रोग है, इनकी कह सकते हैं पेचिस जो रोग है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, और ये उत्तरदायी है प्रोटोजोआ किसके लिए? एंटी अमीबा के लिए, ठीक है। तो आपको एंटी अमीबा के लिए तो आपको ध्यान देनी है। यही बात करें तो आँखों की जो है दूर की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से ही होती है। आगे की बात करते हैं तो कहा था कि हैजा का क्या कारण है? हैजा का कारण है जीवाणु। जीवाणु मतलब हो गया बैक्टीरिया। तो ये जो हैजा होती है ये बैक्टीरिया के कारण नहीं होता, ठीक है। इसका ट्रिक हम बताए थे आपको। ट्रिक क्या होती है कि अगर बैक्टीरिया की बात करें यानी कि जीवाणु की बात करें तो आपको क्या याद रखना है कि रेखा हमें हीट करके पोएछे छोड़ गई। रेखा हमें हीट करके पोएछे छोड़ गई। क्या कहेगी? पोएछे हो सकते हैं, पोएछे छोड़ गई, ठीक है। ये ट्रिक है। अब इसमें क्या होगा? जैसे रेबीज हो गया, खसरा हो गया, हर्पीज हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, मतलब इस प्रकार से अगर बात करते हैं तो हो गया एक तरह से बोल सकते हैं कि पोलियो हो गया, ठीक है। पोलियो हो गया, एड्स हो गया, बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया? चेचक हो गया। यही बात करते हैं तो लेकर छोड़ गई, ठीक है। तो छोड़ गई हो गया, गलसुआ हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है। तो ये सभी रोग जो है किसके कारण होते हैं? जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होती है। नहीं, बैक्टीरिया कारण नहीं, ये जो होती है ना, ध्यान से देखिएगा, हाँ ये जीवाणु हो गया। एक होती है वायरस, ये वायरस। अब देखिए वायरस वाला जो है ना, ये आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे हमने हैजा बता दिया, पोएछे छोड़ गई, ठीक है। अब ये जो हो गया ना, जीवाणु का ये ट्रिक नहीं था, वायरस का ट्रिक क्या था? रेखा हमें हीट करके पोएछे छोड़ गई। रेखा हमें हीट करके पोएछे छोड़ गई ना, ये वायरस का ट्रिक है। लेकिन जो जीवाणु का ट्रिक है ना, बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, ये ट्रिक है पंडित जी का टीका नींव है। पंडित जी का टीका नींव है, टीका नींव है। और यहीं हाई से क्या होती है? हैजा होती है, ठीक है। तो पास से प्लेग हो गया, डी से डिप्थीरिया हो गया, ता से तपेदिक हो गया, इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। टी से टिटनस हो गया, का से कल, मतलब कि ये पूरा जो आपको इस ट्रिक में आएगा, ठीक है। अभी तो उतना बता नहीं सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है और कहीं से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वायरस से क्या हो जाएगा? रेखा में जो है हो सकते हैं हीट करके पोएछे छोड़ गई, और जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, उसके कारण कौन सी होती है? ट्रिक कौन सा है? तो पंडित जी का टीका नींव है, ठीक है। तो आपको याद रखनी है। किसकी जाँच के लिए? एलिसा जो है ना, एलिसा, ये टेस्ट किया जाता है एड्स के लिए, ठीक है। एड्स अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जांच किया था एलिसा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। HIV इसको बोल सकते हैं, HIV। आगे की बात करते हैं तो कहता है एवियन इन्फ्लुएंजा इनकी बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको जो है कन्फ्यूजन होने वाला है, और यहाँ पे आपको जो है एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। अगर बात करता है बर्ड फ्लू का लेकर, ठीक है। एक होता है स्वाइन फ्लू होता है। अब ये स्वाइन फ्लू की अगर बात करता है तो H1N1 हो जाएगा। लेकिन अगर बर्ड फ्लू की बात करता है, जिसके इन्फ्लुएंजा एवियन इन्फ्लुएंजा की बात करता है, तो H5N1 होगा। और जब यहीं अगर आपको ऑप्शन में दिया रहेगा ना, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, आप सही से जो है सही को गलत कर पाइएगा। इसको सही करने का बेस्ट तरीका क्या है? बार बार आपको इसको याद कर लीजिए, या किसी जो है शब्द से रिलेट कर लीजिए, किसी शब्द से आपको ये रिलेट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर बात करते हैं कि यहाँ पे बर्ड फ्लू, अब बर्ड फ्लू की बात करता है तो यहाँ पे H5N1 है, यहाँ पे स्वाइन फ्लू क्या है? तो H1N1 है। अब यहाँ पे ट्रिक आपको कैसे याद रखना है, क्योंकि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही प्रश्न आपको कंफ्यूज कर देना। तो आप अभी तो हम नहीं कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार से याद रखना है, लेकिन आपको इसको जो है किसी शब्द से रिलेट करके याद करना है, ठीक है। देखिए हम यही बता सकते हैं कि आपको याद करना कैसे है, बट आपको याद करना है। तो आपको याद करने के लिए आपको शब्द से रिलेट करना होगा, ताकि आप हमेशा के लिए उसको याद रख पाएँ, ठीक है। तो इतना जरूर करना है, इसको छोड़ना नहीं है। हाँ, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देनी है। कहता है बेरियम मिल्क का उपयोग किया जाता है, अतः इसके पहले भी है, किसकी कमी से जो है दंत क्षय होता है? तो फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है। दंत क्षय मतलब समझ रहे हैं, टूटना, ठीक है। तो ये फ्लोरीन का हो रहा है। अगर इसको बनाना है, कठोर बनाना है, तो वो कौन सा है? कैल्शियम आपको जो है उपयोग करेगा आपको।
किसके लिए? दांत के लिए। बेरियम मिल्क की उपयोग किया जाता है तो ये आहार नली की एक्सरे के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी आपको ध्यान देनी है। आगे की यही बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है कि गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? तो ये पाया जाता है सीटी स्कैन किया जाता है। अब ये सीटी स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको कंप्यूटर टेस्टिंग बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। तो आपको याद रखना है सीटी स्कैन। अब ये किसके लिए कहता है? पथरी का पता लगाने के लिए कहता है। ये पथरी जो बना होता है ना वो किसके बना होता है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट। कैल्शियम याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्जिलेट का ही बना हुआ था कौन? पथरी बना रहता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछे गए हैं। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि इनमें प्रचुरता होती है किसकी? वसा के होती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तभी तो देखते हैं मोटा फुटा जाते होंगे अगर बाहर वाला तेल खाते हैं, जिसे फॉर्चून बोलते हैं, धारा हो गया, मतलब जो रिफाइन एक तरह से तेल बोलते हैं वही होता है, ठीक है। यही बात करते हैं तो कहता है किस जो है भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो वह क्या करती है? कॉपर की, ठीक है। अगर यही बात करते हैं तो कहा जाता है कि मानव शरीर में रक्त की जो है अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं। इस्कीमिया किसमें? तो रक्त की अपर्याप्त बोल सकते हैं आपूर्ति को इस्कीमिया कहा जाता है। ये जब रक्त की जो है आपूर्ति बढ़ जाती है तब कहते हैं, लेकिन कमी तो पता ही होगा आपको, ठीक है। जिसमें अगर बात करते हैं टाइफाइड पैदा किया जाता है तो ये साल्मोनेला टाइफाइड के द्वारा, ठीक है। आगे की बात करते हैं तो कहा जाता है कि BCG, ये जो BCG है, BCG जो है प्रतिरक्षण होता है तो ये टीबी के लिए होता है, यानी टीबी तपेदिक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये BCG का टीका लग रहा है किसके लिए? टीबी के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये BCG हो गया। एक आगे बात करते हैं तो और भी होता है, BCG हो गया। और यही बात करते हैं BC याद नहीं आ रहा लेकिन आपको आगे बता देते हैं, ठीक है। अभी देखिएगा, हो सकता है इसमें दिया भी रहे। कहता है कि कार्बोहाइड्रेट के जो है अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वसा। मतलब कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो हमारे बोल सकते हैं कि सर जो है आहार में जो ऊर्जा का एक और भी जो प्रमुख स्रोत है वो कौन है? वसा ही है, बिल्कुल है, वसा हो गया। प्रोटीन भी होता है, प्रोटीन भी जो है एक तरह से ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं रक्त का जो है थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव जो है मदद करता है? तो विटामिन के ही करता है। BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न के लिए जो है उपयुक्त होता है? तपेदिक, जिसको टीबी बोलते हैं। मानव शरीर जो है रचना के संदर्भ में एंटीबॉडी बोल सकते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं तो ये प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आगे की बात करते हैं तो यहीं पे दी गई है कि पीलिया किसके जो है वो संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया बताया था ना जस्ट अभी, यकृत। ये जो पीलिया है ना इसी को बोलते हैं जॉन्डिस हो जाना, ठीक है। तो जॉन्डिस का कारण ये बोल सकते हैं जो शरीर पीला पीला हो जाता है, या ये शरीर पीला क्यों होता है? ये शरीर पीला होता है रक्त की जो है ना अशुद्धि के कारण, मतलब रक्त जो है वो शुद्ध नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो हमारा किडनी है वो थोड़ा सा जो है एक तरह से काम करना बंद कर देती है। क्योंकि किडनी का कार्य क्या है? रक्त को शुद्ध करना। और जब वही कार्य करना बंद कर देगा तो रक्त की जो शुद्धि है वो अशुद्धि में आ जाएगा। इसे एक तरह से डायलिसिस भी बोलते हैं। और ये जो पीलिया रोग होता है वही कारण है, ठीक है। एक तरह से रक्त का बोल सकते हैं जॉन्डिस जिसको बोलते हैं ना, पीलिया रोग वही होती है। और तो वो आपको ध्यान देनी है। तो ये किसका कार्य है? यकृत का। मतलब ये जो संक्रमण का कारण पड़ता है वो यकृत जिसको किडनी बोलते हैं, यही हमारा कारण बनता है, ठीक है। तो ये ध्यान देनी है। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को जो है ग्रसित करता है? तो निमोनिया तो हमने जस्ट देखा था फेफड़ा को करेगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं तो पूर्ण जो है स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जोड़ा जाता है? तो ये एमनीसिया के द्वारा जोड़ा जाता है। अरक्ता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अरक्ता, तो अरक्ता में अगर बात करते हैं ना रक्त में जो उसकी मात्रा कम होनी है हीमोग्लोबिन की, ठीक है। तो ध्यान देना है। चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स जिसको बोलते हैं होने का कारण क्या है? वायरियोला वायरस है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान देनी है। तो एक तरह से चेचक तो है वायरस, लेकिन किस वायरस के कारण होता है? तो वायरियोला वायरस के कारण होता है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होती है? तो ये होता है कैरोटीन के कारण, ठीक है। मतलब कैरोटीन उपस्थित होता है जिसके कारण जो है दूध का रंग हो सकते हैं। गाय का जो दूध रंग है वो किसका होता है? पीला होता है। लेकिन उजला जो होता है ना वो किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा रेनिन के कारण, ठीक है। आगे एक बात करते हैं कौन सा जो रोग है रेनिन केसिन के कारण होता है? केसिन याद रखिए, रेनिन नहीं केसिन होती है, कोई दिक्कत नहीं। आगे की बात करते हैं तो कहता है कौन सा रोग जो है प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? वायु के माध्यम से ट्यूबरकुलोसिस फैलता है, ठीक है। अन्न केयरलेस जो केयरलेस एक समृद्ध बोल सकता है समृद्ध स्रोत है, किसकी है? स्टार्च की है, मंड की है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है क्वार्ट 60। मतलब क्वार्ट 60 के द्वारा जो है ये रक्त बोल सकते हैं कैंसर के जो है एक तरह से क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है, ठीक है, पता की जाती है।
यानी बोल सकते हैं कैंसर का जो है उपचार के लिए कौन सा है, क्वार्ट्ज-60 का प्रयोग किया जाता है। शरीर की विभिन्न जो है गतिविधियों के लिए ऊर्जा होती है तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है, प्रोटीन ही है। अब प्रोटीन नहीं होगा तो कोशिकीय मरम्मत स्वरूप जो है क्या होती है, बीमारी हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण पतला एक तरह से शरीर हो जाता है, हाथ पैर पतला हो जाता है और पेट आगे की ओर फूल जाता है। पित्त द्वारा संचारित किया जाता है बोल सकते हैं एईडीज द्वारा, ठीक है। आगे की बात करें तो कहा जाता है कि मानव शरीर में जो है संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है, संक्रमण को रोकने में विटामिन ए हो जाएगा। कहता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहता है ईसीजी, हाँ देखिए ये ईसीजी बात करते हैं ना, और हमने अगर देखा बीसीजी का, तो बीसीजी का टीका क्या होता है, तो टीबी के लिए, इनकी तपेदिक के लिए। अब ये ईसी जो है ना, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जिसको बोलते हैं, ये होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी कि हृदय के लिए, किसके लिए, हृदय के लिए, ठीक है, तो आपको याद रखना है। कहता है कौन सा रोग जो है रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है, टाइफाइड। इनमें तो रक्तदान द्वारा ये नहीं फैलेगा, ठीक है, टाइफाइड। कहता विटामिन जो है B6 की कमी से पुरुषों में होता है अरक्ता की कमी हो जाती है, किसकी कमी से, विटामिन B6। इसका विटामिन B6 का नाम क्या है, प्रोडॉक्सिन जिसको बोलते हैं, पायरोडॉक्सिन, ठीक है, तो आपको याद रखना। आगे की बात करते हैं तो कहता है पीलिया एक प्रतीक है, तो यह यकृत की बीमारी का, ठीक है, यकृत का बीमारी इसको बोलते हैं, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, ठीक है। चेचक के प्रति जो है टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रति जो है रस्सियों का, ठीक है, याद रखनी। और हाँ प्यार सती जी, वीडियो पसंद आ रहा होगा ना तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। कहता है जिस बीमारी से रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है तो डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो होता है यकृत होता है, ठीक है। मिनीमाता रोग का कारण है पारा। अब इसको याद रखने की एक ट्रिक हमको रखते हैं कि बोलते हैं ना मैया हमारा पारा बढ़ गया है, मिनीमाता रोग किसके कारण होता है, पारा के कमी कारण होता है, तो नहीं बोलते हैं मैया हमारा पारा बढ़ गया एकदम, तो मैया मतलब क्या हो गया, मिनीमाता रोग हो गया। अब पारा मतलब बढ़ गया हमारा पारा रोग हो गया, ठीक, मतलब पारा एक तरह से धातु कारण क्या होती है, मिनीमाता रोग होती है, ठीक है। आगे की बात करते हैं तो कहता है अनुवांशिक रोगों में जो है कौन बोल सकते हैं कौन यौन संबंधित है, तो यौन संबंधित से जो फैलने वाला रोग है वो है हीमोफीलिया, ठीक है। तो हीमोफीलिया हो गया, एड्स हो गया, इन सभी जो है हीमोफीलिया एक तरह से यौन संबंधित रोग से फैलने वाली बीमारी है, ठीक है, तो आपको ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं। आगे की बात करते कहता है जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण होता है विषाणु यानी वायरस। दोषयुक्त वृक्क वाले जो है व्यक्तियों के लिए अपोहन का जो है उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है प्रासरण, क्या है, प्रासरण है। EEG देखिए हमने देखा था ECG का टीका, अभी जस्ट हमने देखा था ECG, ठीक है, तो ECG हो गया, BCG हो गया, कोई दिक्कत नहीं, EEG ना ECG हो गया, BCG हो गया। अब यहाँ पे आ गया EEG, तो जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट करती हुआ क्या है, मस्तिष्क है, तो EEG की बात करते हो क्या हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है। केसिन दूध जो है दूध होता है प्रोटीन, कोई दिक्कत नहीं। कहते जिस तत्व की कमी के कारण घोंघा रोग होता है वो है आयोडीन, इनकी आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, घोंघा रोग हो जाता है, ठीक है, घोंघा नहीं घेंघा रोग होता है। कहता है किसकी उपस्थिति के कारण जो है दूध में मिठास आ जाती है, लैक्टोज के कारण आती है, कोई दिक्कत नहीं। आगे की बात करते हैं सूअरों के जो मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना जिसके उन्मूलन में सहायक है क्या, तो जापानी एन्सेफेलाइटिस एक प्रकार क्या है, वायरस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब जहाँ पे सूअर रहता है वहाँ पे आपको नहीं रहना, बिल्कुल नहीं रहना, ये वायरस आपको हो सकती है, ठीक है। आगे की बात करते हैं घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सी है, तो यही हमारा है, बोल सकते हैं एक तरह से RSV विषाणु। अभी RSV विषाणु बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये घात करो और छिप जाओ बीमारी है, ठीक है। यही बात करें, कहा जाता है कि चिकित्सक जो है परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी को अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है, इसीलिए, ठीक है, आपको ध्यान देना। और ये वनस्पति घी जो है बनाने का किस तत्व का उपयोग करते हैं, हाइड्रोजन विधिकरण का, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं। कहता है कोलेस्ट्रॉल है तो जंतु वसा में उपस्थित बसीय एल्कोहल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो जंतु वसा में उपस्थित बसीय एल्कोहल है। आगे की बात करते हैं तो कहा था आहार में लवण का मुख्य उपयोग है तो भोजन के पाचन के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में ये पैदा करना। कहता वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं तो कौन जो है वसा में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं तो कैल्सीफेरॉल, केरोटीन, टोकोफेरॉल। अब ये समझ में आया, ये वसा, तो वसा में ये बात करते हैं ना तो कीड़ा याद रखना, KEDA। अब इसमें बात करते हैं तो कीड़ा का मतलब क्या, विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया। तो विटामिन के बोलिए साइनोकोलिन बोलिए, यहाँ पे बोल सकते हैं
एक तरह से टोकोफेरॉल बोलिए, कैल्शियोफेरॉल बोलिए, ठीक है, रेटिनॉल बोलिए, सभी जो है बसा में घुलनशील विटामिन है। लेकिन बीसी की बात करता है तो जैसे थायमिन हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, ये सभी क्या जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। अब इसको याद रखना, WBC, डब्ल्यू मतलब क्या हो गया, वाटर, वाटर मतलब जल, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा, BC, यानी कि बी और सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। एक कार्यशील महिला को जो है प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, जो है एक से 45 ग्राम लेना चाहिए। एरोस्मिया कहते हैं तो घ्राण संवेदना की कमी को, क्या कहते हैं, घ्राण संवेदना की कमी को कहते हैं। कहता है शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है तो शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे की बात करते हैं तो कहा जाता है कि न्यू जो है स्टाइटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। दूध का जो है धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, केसिन, इनकी तरह से धवल रंग होता है, उजला जिसको बोलते हैं ना, वही ऑलरेडी बता चुके हैं इसके बारे में। कहा जाता है कि संतुलित जो है आहार में सन्निकट क्या होनी चाहिए, तो 1/5 प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो, इतना होना चाहिए, ठीक है। कहा जाता है कि पौधों और जो है जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है, स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में, तो पता ही होगा। कहता है कि दिल का जो है, अब देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग थोड़ा सा ना प्रॉब्लम में फंस गए होंगे। ये पौधे की बात करता है तो स्टार्च हो जाएगा, ठीक है, और जंतुओं की बात करता है तो ग्लूकोज हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज वही जो होता है। दिल का दौरा जो है किस कारण से होता है, तो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, मतलब जैसे ही हृदय में जो है रक्त की आपूर्ति की कमी, मतलब समझ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी होगा ना, मतलब रक्त जो है आदान प्रदान नहीं होगा ना, तो आपको दिल का दौरा पड़ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, ठीक है, तीसरी कारण होती है रक्त की आपूर्ति नहीं होने के कारण। जब रक्त आपको हृदय में फेफड़ा में जेबे नहीं करेगा, ठीक है, अंदर एक तरह से होता है कि धमनियाँ हो गया, फुसफुसिया धमनी हो गया, सीरा हो गया, ये सभी जो क्या करती है, रक्त को आदान प्रदान करती है, ऑक्सीजन जो है एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को इधर उधर एक तरह से आदान प्रदान करती है, तो ये सभी काज उसी का है, ठीक है, तो आपको ध्यान देनी है यहाँ से। और जब वहीं एक तरह से काम करना बंद करेगा तो आपको एक तरह से क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगी। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को जो है ब्लैक लंग रोग हो जाता है, ये कोयला खान में ब्लैक रंग हो जाती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। कहा जाता है कि दर्दनाक अस्थिया रोग इटाई का पहले पता चला था जापान में, और इटाई रोग जो है ना वो कैडमियम से होती है, ठीक है, याद रखना, यहाँ पे दी भी गई है, जिससे कि कैडमियम प्रदूषण जो है किससे संबंधित, इटाई से, तो इटाई एक रोग है, किसके कारण होती है, कैडमियम के कमी के कारण होती है। तो याद रखना है कि इसको याद रखना कैसे, तो हम लोग नहीं बोलते हैं कि आगे काट दबाओ, तो देखिए हम इतना ही बोलेंगे कि आपको याद करने के लिए किसी भी प्रकार से किसी भी शब्द को रिलेट कर लेनी है, बस हम इतना ही जानते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि हमारे द्वारा बताया कि आपका अच्छा लगे, थोड़ा सा आपको ख़राब भी लग सकता है, क्योंकि ये नहीं देखना है कि हाँ शब्द उल्टा पुल्टा है, बस आपको याद करना है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में कैसा भी शब्द हो, हमें बस याद करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहा जाता है कि कालाजार को जो है का रोगवाहक कौन है, तो ये सिकटा मक्खी है, कालाजार का। चेचक की, अब देखिए यहाँ पे हो गया कालाजार हो गया, तो सिकटा मक्खी हो गया, एक बालू मक्खी होती है, ठीक है, बहुत सारे हैं एक तरह से, तो वो सभी आपको याद करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। कहता है चेचक के लिए जो है टीके का आविष्कार किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है, तो जीडो बूडिन यानी कि AZT, ये एड्स के लिए विषाणु के लिए आजमाई गई ये सभी बोल सकते हैं सर्वाधिक दवाएं हैं, ठीक है, मतलब बहुत बार इसका उपयोग किया गया है इसके लिए, किस रोग के लिए, एड्स के लिए। किस जो है सूक्ष्मजीव के द्वारा बोल सकते हैं द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, वायरस, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। वही बात करते हैं एस्बेस्टस के कारण होने वाले प्रमुख रोग कौन है, बोल सकते हैं एस्फेसेमा, स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। स्कर्वी रोग की जो है बोल सकते हैं इलाज में उपयोगी जो है वो आंवला है, एक तरह से खट्टा बोल सकते हैं, कोई भी फल ले लीजिए एक तरह से, ठीक है, तो आपको याद रखनी है। आगे यहीं पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। कहा जाता है कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, वसा में ही होती है। अगर बात किया जा रहा है कि प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक, तो ये वसा में ही होगा, ये आपको ध्यान देना है, तीसरे ऑप्शन भी होगा। लेकिन सर्वाधिक जो ऊर्जा देती है वो क्या देती है, कार्बोहाइड्रेट देती है। अब इसमें होता है कितना है, प्रति यूनिट की कैलोरी की बात करें तो 4.2 होती है, जबकि वसा में जो होती है वो 9.2 या ऐसी कुछ होती है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे की बात करते हैं तो कहता है प्रोटीन की अधिकतम जो है मात्रा पाई जाती है, तो प्रोटीन की बात किया जा रहा है, अरहर नहीं होगा, उड़द नहीं होगा, सोयाबीन हो सकता है, ठीक है, तो आपको याद रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा। सोयाबीन की बात कर सकते हैं तो उससे मूंगफली भी हो सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन के रिगार्डिंग आपको जवाब देना है। कहता है कि सर्वाधिक जो है प्रोटीन मात्रा होती है, सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है, तो यहाँ पे भी सोयाबीन दिया है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा,
यही बात करते हैं इनमें से जो है किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लौह यानी लोहा, तो ये पाया जाता है किस में, हमने बताया था ना एक तरह से लौह का जो प्रचुर मात्रा होती है वो एक तरह से सब्जियों में होती है, और वो सब्जियों में किस में होती है, वो फल पत्ती वाला होती है ना, एक तरह से हम लोग देखा जैसे पालक हो गया उसमें होती है। तो ऑप्शन की रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, करौंदा हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। आगे की बात करते हैं तो कहता है दूध जो है किस बैक्टीरिया के कारण ख़राब होता है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। आगे की बात करते हैं तो गाय के दूध में जो है हल्के पीले रंग की बात किया जा रहा है, तो हल्के पीले रंग क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, कैरोटीन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उजला की बात करता है तो क्या हो जाएगा, केसिन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यही बात करते हैं आगे को लेकर, तो कहा जाता है, ध्यान से देखिएगा कि बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। तो बीएमडी जो परीक्षण किया जाता है वो किसके लिए, तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। ठीक है, आपको याद रखना है। एड्स होता है तो ये विषाणु से होता है, इनकी वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। आगे यही बात करते हैं तो कहा जाता है कि भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले रोग मरते हैं सिरोसिस से। किससे मरती हैं, सिरोसिस से। सरल गलगंड घेंगा किसको जो है प्रभावित करने वाली बीमारी है, तो ये थायराइड ग्रंथि को। थायराइड ग्रंथि क्या करती है, प्रभावित करती है। कौन, ये घेंगा एक प्रकार से बीमारी है। ठीक है, तो याद रखना है। इसको एनीमिया रोग बोलते हैं एक तरह से, कोई दिक्कत नहीं, एनीमिया नहीं, एनीमिया यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये घेंगा की बात करता है तो ये थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एनीमिया तो अगर बात करें लोहा की कमी से होता है ना वो, तो उसमें आपको ध्यान देनी है। कहता मलेरिया का संक्रामक चरण है तो वो बीजाणुजन यानी कि स्पोरोजाइट है। ठीक है, स्पोरोआइट। ठीक है, स्पोरोजाइट, कोई दिक्कत नहीं। ये बात करते हैं कौन सा जो है कवकीय रोग है, तो कवकीय रोग कौन हो जाएगा, एक्जिमा हो जाएगा। छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं पैदा की जाती है तो डी बोल सकते हैं DNA विषाणु द्वारा, DNA विषाणु द्वारा। आगे की बात करते हैं तो कहा जाता है कि काली मौत जिसको ब्लैक डेथ बोलते हैं, किसे कहा जाता है, प्लेग रोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। ये प्लेग किसके कारण होता है बताइए, तो विषाणु के कारण या वायरस के कारण। इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा, बहुत अगर जानते होंगे तो। इसका ट्रिक हम बताए हैं, ट्रिक जो है बैक्टीरिया यानी कि जो है जीवाणु और विषाणु जो वायरस है, इन दोनों का हम ट्रिक आपको बता दिए हैं। अगर वो ट्रिक आपको याद है तो आप इसका जवाब दे पाइएगा। तो बताइएगा प्लेग जो बीमारी होता है वो किसकी मतलब किसकी उपस्थिति के कारण होती है। ठीक है, तो आपको जवाब देना है वायरस के कारण होता है या फिर एक तरह से बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, आप कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आगे की बात करते हैं तो डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। किसके कारण, डेंगू बुखार के कारण प्लेटलेट्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे की बात करते हैं क्या, विटामिन्स। ठीक है, तो विटामिन्स जो है हम अगला पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए हम प्रोजेक्ट में इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही अगला का जो है वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, बता दें ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना विचार अपना कमेंट में ज़रूर दीजिए, ताकि उस कमेंट को पढ़कर हम जो है अगला वीडियो लाने में सक्षम हो पाएँ। ठीक है, और उसका सही जवाब आपको भी कमेंट में जरूर मिलेगा। यही बात करते हैं इसका PDF को लेकर, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से ज्वाइन करके जो है PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।